हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पिछले जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है और किस किस वर्ब्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है और वर्ब में एस या ईएस कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे जाते हुए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम एकदम विस्तार से और सरल अंदाज में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा है। अब आपको अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं पता या आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो पीछे आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ पे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया है, आप उसे समझ सकते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के वाक्यों का मेल होता है। अब इस तरह के वाक्य अगर आएंगे, जैसे कि नीचे हमने एग्जाम्पल दिया है, वह घर जाता है, मैं रोज़ खेलता हूँ, तुम अपना काम नहीं करते हो, रीमा खेलना पसंद नहीं करती है। तो ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं, हम अक्सर इन्हीं का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो अगर इस तरह के वाक्य आएंगे तो हम उनका सबसे पहले कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे पूरा बना के रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होती है, डू और डज का। ये जो है हमने दिखा है, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो आप ध्यान रखिए कि इस वर्ब का प्रयोग डू या डज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब फिर अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म, यानी हमने पीछे ही बताया था वर्ब की बेस फॉर्म। यानी जैसे जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो इसमें गो ही प्रयोग होगा, या गो के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं है, आपने कहीं नोट नहीं किया था, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अब चलते हैं, ज़रा ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या है, वह घर जाता है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें ये देखिए, ये निगेटिव नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू डज का और नॉट का प्रयोग कब होता है, निगेटिव में या इंटरोगेटिव में। तो ये ना तो निगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, तो यानी यहाँ ना तो डू डज का प्रयोग होगा और ना नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, वह घर जाता है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, वह की अंग्रेजी ही। अब चूंकि ये निगेटिव नहीं है तो ना तो हैव या तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे ना तो नॉट का। अब इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे वर्ब गो, गोज हो गया, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, घर, तो ही गोज होम, ही या ही गोज टू होम। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे हमने ये जो सीक्वेंस लिखी है, इस सीक्वेंस में जो चीज़ नहीं है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हाँ नॉट नहीं है तो हम नॉट ज़बरदस्ती लगा देंगे, आप कहीं से आप अपने आप से उठा लेंगे, नहीं। ये इसका एक फॉर्मेट है, और आपको अगर उसमें से जो चीज़ें नहीं हैं, अगर आपको मान लो यहाँ पे लिखा होता कि वह घर जाता है, जैसे वह घर जाता है तो ही गोज होम। अगर वो कहते हैं कि वह जाता है तो ही गोज, फिर हम यहाँ पे होम नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे होम यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके जाने का जो लक्ष्य है, जहाँ पे वो जा रहा है, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, ही गोज होम। अगला ऐसे ही देख लीजिए कि मैं रोज़ जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मैं रोज़ खेलता हूँ, सॉरी मैं रोज़ खेलता हूँ, आई। अब आई के बाद चूंकि यह फॉर्मेटिव है तो इसमें ना तो डू का प्रयोग होगा ना तो नॉट का प्रयोग होगा, हमने पीछे ये रूल बता दिया, तो इसमें डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम प्रयोग करेंगे वर्ब का। वर्ब क्या है, खेलना, तो आई प्ले। रोज़ का क्या होता है, डेली, तो आई प्ले डेली। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ऐसे बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसका पूरा आपको ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। आगे हम चलते हैं, सूरज पूरब में उगता है। अब देखिए सूरज
पूरब में उगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो सूरज को हम लिखेंगे द सन। उसके बाद ना तो देखिए ये निगेटिव नहीं है ना तो ये प्रश्नवाचक है, तो हैव और हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। वर्ब क्या है, उगना। उगना की अंग्रेजी हो जाएगी राइजेस। राइज है, राइज में यस या यस लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन है जो हमने पीछे रूल बताया है, तो आप उससे पढ़ लीजिए। तो द सन राइजेस कहाँ पे, पूरब में, इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया। अब अगला जो है, अगर आप उसको ज़रा देखिए कि वो जो एग्जाम्पल है वो कैसा है कि तुम अपना काम नहीं करते हो। अब देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और नॉट का भी प्रयोग होगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। और हमने बताया था कि आई यू वी दे और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया, डू का। अब डू के साथ किसका बाद में देखो, डू के बाद क्या आया, नॉट, नॉट का प्रयोग किया। अब वर्ब क्या है, तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डू नॉट। अब देखो करने की अंग्रेजी डू होती है, हमने डी मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ऐसे बना लीजिए, डू, यू डू नॉट डू योर वर्क। अपना काम यानी योर वर्क, डू मतलब करना, तो डू मतलब करना होता है। और डू यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि एक एज ए हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होती है और डू अपने आप में एक क्रिया भी है। तो ये समझ हो गए कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, यू डू नॉट डू योर वर्क। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रीमा खेलना पसंद नहीं करती। अब इसमें भी नहीं है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब या डू या डज का प्रयोग होगा। अब देखिए रीमा, अब चूंकि रीमा थर्ड पर्सन एक वचन है, रीमा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, तो रीमा के साथ क्या लगा, डज, डज के साथ क्या लगा, नॉट। अब उसका पसंद करना, वर्ब क्या है, पसंद करना, तो रीमा डज नॉट लाइक टू प्ले, खेलना, तो रीमा खेलना पसंद नहीं करती है। तो ये हमने 5 आपको एग्जाम्पल बता दिए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, नॉट कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, और सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब का सीक्वेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा। ये इसे आप अच्छे से, जो हमने लिखाया है ये ऊपर, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा किसका ये, इसका जो हमने लिखा है इसका क्रम क्या है, और इसी क्रम के आधार पे आप जो है क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसमें डू और डज से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ये समझ लीजिए। किसके साथ डू का प्रयोग होता है, किसके साथ डू का प्रयोग नहीं होता है, आप पीछे वाली जो वीडियो है जहाँ हमने पढ़ाया है उसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद ऊपर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस या नो टाइप, यानी हाँ या ना, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दें। जैसे मैं पूछे क्या तुम खाते हो, हाँ ना, आप जवाब दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा जवाब दीजिए, तो उसे यस या नो टाइप बोलते हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि तुम क्या खाते हो, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाट, वाई, व्हेन, हु, वेयर। ऐसे ये जो वर्ड होते हैं, व्हेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट का मतलब क्या, व्हाई का मतलब क्यों। तो ये जो मैंने बोला इसको आप नोट कर लीजिए, या आपको अगर याद आता है तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नोट करने वाली चीज़ें नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनको WH वर्ड्स बोलते हैं। तो अगर यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा, यानी जो क्या से शुरू होगा, तो उसको सबसे पहले हम कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग होगा। अगर नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट नहीं होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर WS टाइप होगा, जिसमें W में प्रश्नवाचक शब्द होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये देखिए कि वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसे कि हम बेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे गो है तो गो ही लगेगा, गोइंग नहीं लगेगा, यहाँ पे यस या ES भी नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जहाँ यस या ES लगेगा हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उसे एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब इसका हम जरा ट्रांसलेशन करते हैं
देखिए, जैसे जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा ग्रामर जिनकी कमज़ोर है, या छठी सातवीं आठवीं के बच्चे हैं, तो जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि आप अच्छे से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या सूरज पूरब में उगता है। अब क्या से है, इसका आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ, अगर सूरज पूरब में उगता है। अगर कोई कहता है क्या सूरज पश्चिम में उगता है, नहीं, तो इसके पूरा आप उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप हाँ या ना में भी दे सकते हैं। तो इसका देखिए, सबसे पहले वाला पैटर्न में हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, डज। क्यों, क्योंकि जो सूरज है थर्ड पर्सन एक वचन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाएं, क्या लगाया सब्जेक्ट, द सन यानी सूरज। फिर चूंकि यहाँ पे नॉट का प्रयोग कहीं नहीं है, नहीं का, तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट को हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब। डज द सन राइज, मतलब उगना की अंग्रेजी होती है राइज, राइज इन द ईस्ट, ये आपका सही हो गया। डज द सन राइज इन द ईस्ट, ये आपका सही हो गया। ऐसे ही अगला आप देख लीजिए, अगला क्या है, अगला है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर क्यों काट लगाती है, या लगाती है, काटती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यों आ गया, ये जो क्यों मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसका आपको जवाब अगर कोई पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हो। तो अगर इसको ट्रांसलेशन करना होगा तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसका वर्ड लिखना होगा। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई। इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन है, तो वाई के साथ डज का प्रयोग करेंगे, किसका, डज का। यहाँ जो लिखा गया है उसमें मिसप्रिंट है, वो डज नहीं यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। एक बार हम लिख के ऐसे बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये क्या लगाएंगे, चूंकि ये क्यों है तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे, डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द अर्थ, क्या काटती है, चक्कर क्यों काटती है, तो मूव राउंड, राउंड में मतलब चक्कर, राउंड द सन। तो देखिए ये आपका हेल्प WH वर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ डज लगा देंगे, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगला देखिए, क्या वे रोज दौड़ते हैं, तो क्या की इंग्लिश ही क्या होगी, चूंकि वे क्या है, बहुवचन हो गया थर्ड पर्सन, तो अब यहाँ डू का प्रयोग होगा। तो क्या की अंग्रेजी क्या है, डू, डू के बाद क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट दे। अब देखिए यहाँ पे डू लगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। रन, रन, रन मतलब दौड़ना का इंग्लिश रन, डेली, तो डू दे रन डेली, इसका ट्रांसलेशन ऐसे हो गया। अगला क्या क्या है कि क्या तुम नहीं खेलते हो, तुम सेकंड पर्सन एक वचन है, तो तुम के साथ डू का प्रयोग होता है, तो हमने क्या लगाया, डू, तुम की अंग्रेजी होती है यू, नॉट यहाँ देखिए लग गया, तो यहाँ नॉट लगाएंगे, प्ले, क्योंकि यहाँ इसका ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है खेलने का। अगर वो लिखता कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो हम यहाँ लगा देते फुटबॉल, या कहता कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो हम यहाँ पे क्रिकेट लगा देते कि क्या, क्रिकेट। लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले। क्या की अंग्रेजी, क्या के जगह पे डू का प्रयोग हुआ, तुम यहाँ यू, नॉट चूँकि लगा है, और नहीं है नहीं, और प्ले यानी खेलना। तो ये सिंपल सा रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है क्या बोलते हैं कि आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि ये इसलिए मैंने बता दिया कि यही पैटर्न, ये वाला जो हमने पैटर्न बताया है, ये हर टेंस में चलेगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ये पैटर्न उसका वही रहेगा, बस टेंस चेंज होगा। तो हम जब अगला टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ ली है, तो यहीं से इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको और ज़रूरत होती है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और इसे अपने दोस्तों को भी भेजिए, और आप लोगों को लगता है कि इसमें और हमें समझने की ज़रूरत है और एग्जाम्पल दी जाए, तो आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए। हम आपको और नई चीज़ें ऐसे ही कुछ आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें और नए एग्जाम्पल्स होंगे, नई वर्ब्स होंगी, और आप हमें कमेंट कर करके बताते रहिए कि आपको इसमें और भी क्या चीज़ें ग्रामर में पढ़नी है, टेंस के अलावा भी, जिसको हम बता सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।